हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास में बात कर रहे थे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो आपने बोला था न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो किसी वेग से गति कर रही है तो वो उसी वेग से गति करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई परिणामी बल कार्य न करे। अर्थात वस्तु अपना वेग नियत रखना चाहती है। वो बोलती है अगर मेरा वेग 0 है तो मैं 0 रखना चाहती हूँ, बोले तो रुकी हूँ तो रुकी रहना चाहती हूँ, और अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व दिशा में गति कर रही हूँ तो उसी वेग से वो उसी दिशा में गति करते रहना चाहती है। अर्थात वस्तु के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना वेग नियत रखना चाहती है। तो अगर आपको उसका वेग बदलना है, उसका वेग आपको बदलना है, बोले तो उसका वेग आपको नियत नहीं रखना। तो वस्तु की तो इच्छा है कि उसका वेग नियत रहे, तो अगर आपको उसका वेग बदलना है, उसका वेग बदलना है तो आपको उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम या कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको उसका वेग बदलना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात फोर्स वह कारण है, वह रीजन है जो वस्तु का वेग क्या करता है, बदलता है। अर्थात फोर्स वह कारण है जो वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। तो यहां से कहां से, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा आती है, बल की परिभाषा आती है। क्या कि वस्तु तो अपना वेग नियत रखना चाहती है, तो आपको उसका वेग बदलना है, बोले तो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करना है, तो उस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर डलवाना पड़ेगा कहीं न कहीं से। तो आपको वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बोले तो बल लगाना पड़ेगा। तो जब बल लगाएंगे तो वस्तु की इच्छा के विरुद्ध काम हो जाएगा, अर्थात उसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नियत नहीं रहेगा। तो बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है, अर्थात वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। अब एक और बात है यहां से, ये तो बात है बल की परिभाषा की। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है कि बल वह कारण है जो वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, या वस्तु के वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। वापस अपन यहां आते हैं। तो वस्तु की तो इच्छा है कि उसका वेग वो नियत रखे, अर्थात वस्तु अपने वेग में परिवर्तन का क्या करती है, वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु नहीं चाहती कि उसका वेग बदले, वो तो चाहती कि उसका वेग क्या रहे, नियत रहे। तो वस्तु के अंदर ऊपर वाले ने अपने आप ही एक प्रॉपर्टी दे रखी है जिसकी वजह से वह अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वह वेग नियत रखना चाहती है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है, आप सब जानते हैं क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और वह भौतिक राशि जिसकी सहायता से जड़त्व को नापा जाता है क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। जड़त्व ज्यादा होने का मतलब वह वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी। नो डाउट वेग बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो आप जब उस वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जड़त्व ज्यादा होगा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी। अर्थात बल लगाने पर उसका वेग बदलेगा तो सही, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन धीरे धीरे होगा, अर्थात उसका वेग धीरे धीरे ही परिवर्तित होगा। जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम, जिसका जड़त्व कम वह वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। नो डाउट वेग बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो हम कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाएंगे तो चूंकि उसका द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम है, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम है, तो उसका वेग तेजी से बदलेगा, अर्थात उसका वेग कम समय में ही अच्छा खासा बदल जाएगा। बदलने का मतलब वेग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वेग की दिशा भी बदल सकती है, या परिमाण और दिशा दोनों बदल सकते हैं। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग धीरे धीरे परिवर्तित होगा, समय ज्यादा लगेगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो वही बल लगाने पर जो आपने ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया उतने ही मान का बल में कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाऊंगा तो द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम, तो उस वस्तु का वेग तेजी से बदलता जाएगा। तो आप लोगों ने एक बात देखी कि जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वह केवल बल पर ही नहीं आ रहा, वो किस पर डिपेंड भी कर रहा है, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। जनरली हम लोग गति समझते हैं कि गति, कोई वस्तु गति कर रही है तो हम गति का मतलब उसका वेग से समझते हैं कि वो तेज चल रही है कि धीरे चल रही है,
लेकिन भैया लोगों गति केवल वेग पर ही निर्भर नहीं करती, गति द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। तो आप लोगों ने बोला था वह भौतिक राशि जिसमें गति की संपूर्ण मात्रा निहित होती है क्या कहलाती है? संवेग। वह भौतिक राशि जिसमें गति की संपूर्ण मात्रा निहित होती है क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। तो जिस वस्तु का संवेग ज्यादा है उसमें गति की मात्रा ज्यादा होगी। तो संवेग, आपने बोला गति केवल वेग पर ही निर्भर नहीं करती, गति वेग के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। तो संवेग के अंदर द्रव्यमान और वेग दोनों आएंगे और यही वजह से है कि संवेग का जो मान बोला गया वो क्या बोला गया? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो जिस वस्तु का संवेग ज्यादा है उसके अंदर गति की मात्रा ज्यादा है, जिस वस्तु का संवेग कम है उसके अंदर गति की मात्रा कम है। तो यहां तक अपन लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। आज अपन बात करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल किसके बराबर होगा? उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और अगर मैं इसको ढंग से बोलूं तो उस वस्तु के संवेग में समय के साथ, उस वस्तु के संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होगा। आप सब जानते हैं दर का मतलब किससे? एक से। तो चूंकि समय के साथ परिवर्तन की दर है अर्थात 1 सेकंड, दर का मतलब हमेशा 1 सेकंड होगा। तो अपन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को यूं भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल 1 सेकंड में वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात 1 सेकंड में वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो गौर फरमाइएगा, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर एक बल लगातार लगता जा रहा है। मैंने यहां से समय गिनना शुरू किया और समय गिनते गिनते जब मेरे को t1 सेकंड हो गया तो इसका संवेग कितना हो गया? p1 वेक्टर। बल अभी भी लग रहा है, बल अभी भी लग रहा है और अब टोटल समय यहां से यहां तक का टोटल समय कितना हो गया? t2 और इसका संवेग कितना हो गया? p2। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? t2 t1 लगा। तो t2 t1 समय अंतराल में, t2 t1 समय अंतराल में वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना है? अरे भैया जब यहां पर था तो संवेग p1 था और जब यहां पर आ गया तो संवेग p2 वेक्टर हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना है? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। बोले तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। बस ध्यान रखिएगा, संवेग क्या बताई? सदिश राशि बताई, इसलिए ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा नहीं घटेंगे। आपको इनको घटाने के लिए परिमाण के साथ साथ थोड़ी बहुत दिशा भी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां से यहां पर गया तो यहां से यहां पर जाने में समय तो लगा t2 t1 और इस t2 t1 समय अंतराल के अंदर वेग कितने से बदल गया? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर से बदल गया। लेकिन अगर मैं संवेग में केवल 1 सेकंड का परिवर्तन करता, सॉरी समय में मैं केवल 1 सेकंड का परिवर्तन करता, तो अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर समय में केवल 1 सेकंड का परिवर्तन किया जाए तो यदि समय में केवल 1 सेकंड का परिवर्तन
किया जाए तो समय में 1 सेकंड का परिवर्तन करने पर संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो आप सब जानते हैं, आपको ज्यादा के लिए मान दिया हुआ है, तो एक के लिए मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। क्या? P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। एक का मतलब हमेशा किससे हुआ? दर से हुआ। किसकी दर आई? संवेग में परिवर्तन की दर आई। किसके साथ आई? समय के साथ। अरे संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? परिणामी बल, उस पर लगने वाला बल। तो एक समय में अगर मैं 1 सेकंड का परिवर्तन करता हूं तो ये मेरे संवेग में परिवर्तन आया, और संवेग में परिवर्तन आया तो ये संवेग में परिवर्तन कितने समय में आया? 1 सेकंड में आया। एक का मतलब क्या हुआ? दर। तो ये क्या ही? संवेग की समय के साथ परिवर्तन की दर आई। संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या बोलेगी? परिणामी बल, जिसको मैं सिंपल बल बोल दूं। बल को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? F से। लेकिन ये बल कौन सा बनाया? बल क्या है? संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर। तो ये जो परिवर्तन की दर आई वो समय के एक अंतराल के लिए, कहां से कहां तक के लिए? T1 से लेकर T2 समय अंतराल के दौरान औसत संवेग कितनी दर से बदला। तो ये जो बल भी आएगा वो कौन सा बल आएगा? औसत बल। तो भैया औसत बल F एवरेज किसके इक्वल हो गया? डेल्टा P वेक्टर बाय डेल्टा T। P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर को, ये P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1 है। तो इसको अपन संवेग में परिवर्तन, जिसको डेल्टा P से लिखते हैं, समय में परिवर्तन को किससे लिख सकते हैं? डेल्टा T से। तो ये T1 से लेकर T2 समय अंतराल के दौरान, T1 से लेकर T2 समय अंतराल के दौरान उस पर लगने वाला बल आ गया, औसत बल आ गया। लेकिन हो सकता है T1 से लेकर T2 समय के दौरान कभी आपने ज्यादा बल लगाया हो, कभी आपने कम बल लगाया। जैसे आप खुद भी देखिए, जब आप किसी वस्तु को खिसकाते हैं, शुरू में एकदम ताकत ज्यादा लगाते हैं, बल ज्यादा लगाते हैं, फिर थोड़ा कमर दर्द होने लग जाती है तो बल कम लगाते हैं, फिर आप बोलते हैं यार काम खत्म करो, फिर वापस ज्यादा बल लगा देते हैं। तो हो सकता है इस गति के दौरान, T1 से T2 समय के दौरान आपने किसी जगह ज्यादा बल लगाया हो, किसी जगह कम बल लगाया हो। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक समय के दौरान, एक समय अंतराल के दौरान औसत बल निकालने के बजाय आप समय के प्रत्येक मान पर बल निकालना चाहते हैं, अर्थात कौन सा बल निकालना चाहते हैं? तात्क्षणिक बल निकालना चाहते हैं। तो जब आपको समय के किसी पर्टिकुलर मान पर बल चाहिए, अर्थात क्या चाहिए? तात्क्षणिक बल चाहिए। तात्क्षणिक बल चाहिए तो नो डाउट बल किसके बराबर होगा? बल किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। लेकिन अगर आपको तात्क्षणिक बल चाहिए तो आपको ये संवेग में परिवर्तन की दर, बल बोले तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो आपको ये संवेग में परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जब आपको संवेग में परिवर्तन की दर किसी निश्चित मान पर ज्ञात करनी है तो आपको एक कंडीशन, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कि भैया T2 और T1 के बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, अर्थात T2 बिल्कुल T1 के पास में होना चाहिए। तभी जाकर हम इस औसत परिवर्तन की दर को क्या बोल सकते हैं? समय के किसी मान पर परिवर्तन की दर बोल सकते हैं। तो जब आपको तात्क्षणिक बल निकालना है, तात्क्षणिक बल, बल का मतलब क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। आप इस बल को भूल जाओ, आपको क्या करनी है? तात्क्षणिक समय के किसी मान पर संवेग में परिवर्तन की दर निकालिए। बल का मतलब संवेग में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो ये संवेग में परिवर्तन की दर है, लेकिन ये तो एक समय अंतराल के लिए। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर समय पर संवेग में परिवर्तन की दर निकालनी है, अर्थात तात्क्षणिक बल निकालना है, तो आपको एक कंडीशन, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कि समय अंतराल बहुत अल्प होगा। तभी जाकर हम इस औसत परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक परिवर्तन की दर बोल सकते हैं, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं? तात्क्षणिक बल। तो जब आपको परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकालनी हो, तो जब भी परिवर्तन की दर किसी निश्चित मान पर निकालनी हो तो एक मैथमेटिकली ऑपरेटर आता है, मैथमेटिकल टूल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, अवकलन डी। किसका अवकलन करना है? संवेग का अवकलन करना है। किसके साथ करना है? समय के साथ। तो जब भी आपको
परिवर्तन की दर किसी निश्चित मान पर निकालनी हो तो दिमाग में खटाखट आना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। किसका अवकलन करना पड़ेगा, जिसके परिवर्तन की दर निकाले हो। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, जिसके सापेक्ष आप परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हो। तो मैं p का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहा हूं, तो p का t के सापेक्ष अवकलन निकालूंगा। तो p का t के सापेक्ष अवकलन क्या देगा, p का t के साथ परिवर्तन की दर देगा समय के किसी निश्चित मान पर। p बोले तो संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, बल कहलाएगी। चूंकि यह परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर आएगी, अर्थात कौन सा बल आएगा, तात्क्षणिक बल। तो तात्क्षणिक बल निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो अगर आपको तात्क्षणिक बल निकालना है, इसका मतलब आपको संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक गणितीय और एक ग्राफीय विधि। अगर आप गणितीय विधि द्वारा इस p का t के सापेक्ष अवकलन करना चाहेंगे तो आपको p को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, t के रूप में। p और t के मध्य कोई संबंध होना चाहिए, p t का समय का किसी टाइप का फलन होना चाहिए। तो p और t के मध्य जो भी संबंध, जो भी फलन है, आप p को t के रूप में लिख देंगे, सूत्रों की सहायता से इसका अवकलन कर लेंगे। और अगर आपको ग्राफीय विधि द्वारा अवकलन करना है, संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना है, या यूं बोलूं तात्क्षणिक बल बताना है, तो बहुत सी बार क्या होगा, आपको बोला जाएगा संवेग और समय में ग्राफ कुछ इस प्रकार से, बताइए जब समय 10 सेकंड होगा तो बल कितना होगा। तो 95% बच्चों का तो दिमाग फुर, क्यों फुर, यार ग्राफ तो संवेग और समय में दे रखा है और मेरे से बल पूछ रहा है, मैं कहां से निकालूंगा बल। तो भैया लोगों, इसके अंदर मैथ्स भी आई, फिजिक्स भी आई। कैसे आई, क्योंकि बल पूछा तो बल आते ही याद आएगा संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर। लेकिन अब आपको ये खुद को चूज करना है कि मेरे को डेल पी बाय डेल टी निकालना है कि डीपी बाय डीपी। ये भी संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर है, ये भी संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर है, अर्थात ये भी बल है, ये भी बल है। लेकिन यह परिवर्तन की दर कौन सी है, औसत है, और ये तात्क्षणिक है। तो जब आपसे उसने पूछा कि 10 सेकंड पर बल बताओ, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, समय के किसी निश्चित मान पर बल बताना है। और जब समय के किसी निश्चित मान पर बल बताना है, अर्थात तात्क्षणिक बल बताना है, अर्थात संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने के लिए ग्राफीय विधि क्या होगी, तो आप संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, अर्थात तात्क्षणिक बल निकालना चाहते हैं, तो ग्राफीय विधि क्या बोलेगी, समय के जिस भी मान पर मेरे को संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, समय के उस मान के लिए ग्राफ पर पॉइंट निकाल लूंगा, उस पॉइंट पर ग्राफ पर जो भी पॉइंट आएगा उस पर स्पर्शरेखा खींच लूंगा, और उस स्पर्शरेखा की क्या निकाल लूंगा, प्रवणता। इस स्पर्शरेखा की प्रवणता ही मेरे को क्या देगी, dp by dt, और dp by dt बोले तो क्या देगी, तात्क्षणिक बल। अब प्रवणता का मतलब क्या है, tan थीटा। अब tan थीटा में थीटा क्या वाला है कि आपकी यह स्पर्शरेखा धनात्मक समय अक्ष से वामावर्त दिशा में जो भी कोण बनाएगी, उस कोण के लिए tan का जो मान होगा वही इस स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी। और स्पर्शरेखा की प्रवणता जो होगी वो संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन देगी, समय के इस मान पर देगी, अर्थात वो क्या देगी, तात्क्षणिक बल। तो संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन बोले तो tan थीटा, बोले तो संवेग समय वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखा जाए तो ऑलमोस्ट रिवीजन चल रहा है, क्योंकि ये सारे रामायण हम अवकलन में गा चुके हैं, ये सारे रामायण हम तात्क्षणिक वेग में गा चुके हैं, तात्क्षणिक वेग में गा चुके हैं, तात्क्षणिक त्वरण में गा चुके हैं। तो अगर आपको अवकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पता नहीं कितनी चीजें क्लियर आपको अपना आप हो जाएगी, तो अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी। अगर आपको अवकलन की परिभाषा पता है तो आपको अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि आपको अवकलन करना है कि नहीं करना। तो अवकलन कब करना होगा, जब आपको परिवर्तन की दर किसी निश्चित मान पर निकालनी, तब आपको अवकलन करना है। अब एक बात है
कि संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया तो बल आया, तो बल का समय के सापेक्ष समाकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, संवेग मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो भैया लोगों F वेक्टर बराबर क्या है, dp वेक्टर बाय dt। तो dp वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, F वेक्टर dt। तो बताइए क्या है, एक तरह से क्या है, अल्प समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन। तो आपने एक तरह से यूं बोलो कि ये t बराबर t1 पर संवेग p1 है और t बराबर t2 पर ये संवेग p2 है, ठीक है ना। इस दौरान मैंने क्या करा, वस्तु यहां से यहां गई और यहां से यहां तक जाने में समय अंतराल कितना लगा dt, बोले तो डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत अल्प समय अंतराल लगा और इस बहुत अल्प समय अंतराल में इसका संवेग कितने से बदल गया, dp वेक्टर से बदल गया। कितने से बदल गया, dp वेक्टर से बदल गया। और इस समय अंतराल के दौरान बल क्या रहा, नियत रहा। इस समय अंतराल के दौरान बल क्या रहा, नियत रहा। तो भैया लोगों ये dp क्या, इस समय अंतराल के दौरान संवेग में परिवर्तन। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक में संवेग में परिवर्तन निकालना है तो मैं क्या करता जाऊंगा, इसी तरह से थोड़े समय अंतराल के अंदर संवेग में परिवर्तन निकालता जाऊंगा, फिर सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जोड़ने के लिए क्या उपयोग करते हैं, समाकलन। जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अपन इसकी बात करते हैं समाकलन करने पर। समाकलन करने पर क्या होगा, dp वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, f वेक्टर dt। f वेक्टर dt, इधर समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है, इधर समाकलन p के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है कि नहीं बात। तो इधर लिमिट t की लगेगी, इधर लिमिट p की लगेगी। और जब समय t1 है तो संवेग कितना है, p1, और जब समय t2 हो गया तो संवेग p2 हो गया। ध्यान रहे इधर तो लिमिट तो समय की लगेगी, इधर लिमिट संवेग की लगेगी, लेकिन ये लिमिट्स एक दूसरे के संगत होगी। अर्थात आप t1 समय पर संवेग इधर p2 नहीं बोल सकते। t1 समय पर जो संवेग है वही लिमिट लगेगी और t2 समय पर जो संवेग होगा वही इधर लिमिट लगेगी। तो dp वेक्टर का समाकलन करेंगे तो क्या है, p वेक्टर p1 से लेकर p2 तक। लेकिन हाल फिलहाल में इसका समाकलन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि बल समय के साथ किस तरह से बदल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा का ऐसा ले दूंगा, f वेक्टर dt, ठीक है। अब p की जगह क्या लिख देंगे, उच्चतम सीमा, माइनस p की जगह क्या लिख देंगे, निम्नतम सीमा, और इसको ऐसा का ऐसा लेने देंगे। चलो यहां लिख देता हूं p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो अब इसको ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, t1 से t2 f वेक्टर dt, ठीक है। तो ये f वेक्टर dt क्या हुआ, बल का समय के सापेक्ष समाकलन, बल का समय के सापेक्ष समाकलन कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। बल का समय के सापेक्ष समाकलन आपको क्या देगा, बल का समय के सापेक्ष समाकलन आपको क्या देगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। बल का समय के सापेक्ष समाकलन आपको क्या देगा, संवेग में परिवर्तन देगा। अब बल का समय के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो समाकलन ज्ञात करने की दो विधियां, एक गणितीय और एक ग्राफीय। अगर आपको गणितीय विधि द्वारा समाकलन करना है तो बल को समय के रूप में लिखना पड़ेगा, सूत्रों की सहायता से हम इसका समाकलन कर लेंगे। और ग्राफीय विधि द्वारा आपको बल का समय के सापेक्ष समाकलन करना है तो ग्राफीय विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे, बल समय वक्र तथा समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं बात। तो कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। तो मतलब निकलिए, क्या मतलब निकला कि आपको अगर संवेग में परिवर्तन की दर निकालनी है बल समय ग्राफ से, तो बल समय वक्र
बल समय वक्र हो गया ये, और ये समय अक्ष हो गया। तो आपको T1 से T2 तक संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो क्या करेंगे, इस ग्राफ और इस अक्ष के मध्य का ये क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यही क्षेत्रफल आपको क्या देगा, संवेग में क्या देगा, परिवर्तन देगा। तो थोड़ा सा मैं वापस गौर फरमाता हूं, समाकलन के कॉन्सेप्ट पर आता हूं। जब अपन लिखते हैं dp वेक्टर बराबर f वेक्टर dt, तो ये dp वेक्टर एक तरह से संवेग में परिवर्तन है। कौन से समय अंतराल में, dt समय अंतराल, और ये dt समय अंतराल इतना अल्प है कि उस दौरान बल क्या रहता है, नहीं है। तो आप यूं समझिएगा, जब आपने बोला कि t बराबर t1 पर ये बल लग रहा है, इसका संवेग p1 वेक्टर है, और जब t2 समय पर आ गया तो इसका संवेग p2 वेक्टर हो गया। तो मेरे से बोला गया कि भैया जब t1 से लेकर t2 समय हो जाता है तो आप संवेग में परिवर्तन बताओ, संवेग में परिवर्तन बताओ। तो मैंने कहा कि यार संवेग में परिवर्तन मेरे को यहां से यहां तक में निकालना है, ये तो बहुत टफ जॉब है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए t1 है 5 सेकंड और t2 है 20 सेकंड, मेरे को 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के अंदर संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो मैंने कहा ये तो बहुत टफ जॉब है, 5 से लेकर 20 सेकंड तक मेरे को संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा सा अल्प समय अंतराल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 5 सेकंड से लेकर 5.000 इस 1 सेकंड लिया, अर्थात इन दोनों के मध्य समय अंतराल कितना हुआ, 0.000 5.01। तो चूंकि यह समय अंतराल बहुत अल्प है, इसको डेल्टा टी की जगह dt लिख दो dt। तो इस अल्प समय अंतराल के दौरान संवेग में परिवर्तन कितना है, इस अल्प समय अंतराल के दौरान संवेग में परिवर्तन कितना है, f into dt। f क्या है, 5 सेकंड से लेकर 5.00000 1 सेकंड के दौरान वस्तु पर लगने वाला बल। अब मैं क्या करूंगा, इस 5.00000 1 सेकंड से लेकर 5.00000 2 सेकंड के दौरान फिर संवेग में परिवर्तन निकाल लूंगा, फिर थोड़ा सा फिर समय अंतराल लूंगा, फिर संवेग में परिवर्तन निकाल लूंगा। अर्थात मैं थोड़े थोड़े समय अंतराल के दौरान संवेग में परिवर्तन निकालता जाऊंगा। और अगर मेरे को पूरा संवेग में परिवर्तन निकालना है तो इस अल्प समय अंतराल के दौरान निकाले गए संवेग में परिवर्तन को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और चूंकि आप देख रहे हो कि मैंने समय अंतराल कितना लिया, 5.00001 सेकंड। तो जब मैं 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड में जाऊंगा ना, तो मेरे को अरबों खरबों बार इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अरबों खरबों बार जोड़ने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं, समाकलन। तो मेरे को संवेग में परिवर्तन का समाकलन करना पड़ेगा, और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर है, f dt। तो ये कॉन्सेप्ट है समाकलन का। धीरे धीरे समझ आता है कि समाकलन करता क्या है, देता क्या है, यह कॉन्सेप्ट क्या है समाकलन का, समाकलन कब आपको करना पड़ेगा, कैसे आपके दिमाग में आएगा। तो बहुत सी बातों की ये आ जाता है कि हाँ भैया क्या संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया, बल आया तो बल का समय के सापेक्ष समाकलन कर दो, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन बहुत सी बात आपको समाकलन अवकलन से नहीं निकालना पड़ेगा, आपको समाकलन के एक्चुअल कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। कि जब भी आपको क्या करना है, बहुत लंबे समय के लिए या बहुत बड़ा आपको काम करना है, आप तो ये मान लीजिए बहुत बड़ा आपको काम करना है, तो आप उस काम को करेंगे लेकिन तोड़ के, थोड़ा तोड़ के काम करते जाएंगे, फिर टोटल काम निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का। लेकिन ध्यान रहे, समाकलन का उपयोग तभी किया करते हैं जब आपको अनंत बार, लाखों करोड़ नहीं, अरबों खरबों बार आपको जोड़ना है। आपने एक बात की सोचा, यहां से यहां तक गया तो मैंने समय अंतराल कितना लिया, ये समय अंतराल कितना लिया, ये 0.00001 सेकंड। तो ये समय अंतराल इतना अल्प है, तो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा ना, ये थोड़े थोड़े समय अंतराल लेता जाऊंगा ना, तो मेरे को यहां से यहां तक जाने के लिए 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक जाने के लिए मेरे को अरबों खरबों बार तोड़ना, अरबों खरबों बार जाना पड़ेगा। या यूं बोलूं, 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक के समय अंतराल को मैंने अरबों खरबों बार जोड़ दिया, तोड़ दिया। आप यूं समझिएगा कैसे, अगर मैं यहां से यहां गया, समय अंतराल कितना हुआ, t2 - t1,
अगर मैं इसको n भागों में तोड़ता तो प्रत्येक भाग के अंदर समय अंतराल कितना था डेल्टा टी। अब मैंने ये डेल्टा टी कितना लिख रखा भैया 0.00001। T2 कितना है 20, T1 कितना है 5। इस n को केची गुणा करके इधर फेंक दूं और इस 0.0000001 को इधर फेंक दूं तो ये 15 आ गया। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6। तो आपने इतनी लाखों करोड़ों बार इसको विभाजित कर दिया। तो जब लाखों करोड़ बार विभाजित कर दिया तो आप प्रत्येक अल्प समय अंतराल के दौरान संवेग में परिवर्तन निकालते जाएंगे। फिर सबको जोड़ेंगे तो आपको लाखों करोड़ों बार आपको जोड़ना पड़ेगा और लाखों करोड़ों बार जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समाकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और धीरे धीरे फिर आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि हाँ हमको यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा। और ग्राफ से भी एक बार मैं चलो आज समझा देता हूँ। ग्राफ से भी ये है, ठीक है ना, आप देख रहे हो बल लगातार बदलता जा रहा है, बल लगातार बदलता जा रहा है। बल आपने वस्तु पर बल लगाया, मैं बल बोल तो देता हूँ F, लेकिन ये F पूरी गति के दौरान जरूरी नहीं है कि नियत हो, बदल सकता है, अलग अलग समय पर बदल सकता है। तो जब आपने क्या करा अल्प समय अंतराल लिया dt, आपको क्या करना था t1 से लेकर t2 समय के दौरान, t1 से लेकर t2 समय के दौरान संवेग में परिवर्तन निकालना था। तो मैंने क्या करा t1 से लेकर t2 तक के समय को अनंत भागों में, लगभग अनंत भागों में, अरबों खरबों भागों में विभाजित कर दिया। और जब मैं n की वैल्यू अरबों खरबों लूंगा तो डेल्टा t क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। डेल्टा t बिल्कुल 0 के करीब होगा, जितना छोटा आप कर सको उतना होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं देखना, t1 से t2 तक जा रहा हूं तो मैं यहाँ पर एक बहुत अल्प समय अंतराल ले रहा हूं। ये मैं अल्प समय अंतराल आपको दिखा भी इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये समय के दो अलग अलग मान दिखे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ये 10 है तो ये कितना है 10.00000000001। तो आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखेंगे ना तो ये दो पॉइंट आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको दो पॉइंट अलग अलग दिखाई दिए ताकि आपको लगे कि हाँ समय थोड़ा बहुत तो बदला है। तो भैया बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं 10 से लेकर 10.0000001 सेकंड पे जाता हूं तो इस दौरान बल का मान क्या रहता है नियत। वैसे तो बल लगातार बदल रहा है, वैसे तो बल लगातार बदलता जा रहा है। इस पे इस समय पर बल ये, इस समय पर बल ये, इस समय पर बल ये। तो अब की बार लेकिन मैंने समय अंतराल इतना अल्प रखा, इतना अल्प रखा कि इस 10 पर और 10.0001 सेकंड पर बल ऑलमोस्ट क्या चल रहा है सेम चल रहा है, बल के मान में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। और जब बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप अगर ये पट्टी देखें तो ये पट्टी आपको आयताकार दिखेगी और ये पट्टी आपको आयताकार दिखेगी। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा लंबाई टू चौड़ाई f इंटू dt। और पता लगा ये f इंटू dt ही मेरे को क्या दे रहा है संवेग में परिवर्तन दे रहा है। तो पता लगा क्या हुआ इस पट्टी का जो क्षेत्रफल है, इस पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो क्या दिया इस समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन दिया। इसी तरह से इस पट्टी का क्षेत्रफल भी मेरे को क्या देगा इस समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन देगा। मान लीजिए इस पट्टी का क्षेत्रफल जो आया वो कितना है dp1 आया, इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल कितना है dp2 आया। कि इस पट्टी का क्षेत्रफल भी लंबाई टू चौड़ाई मेरे को क्या देगा संवेग में परिवर्तन देगा। हाँ ये बात जरूर है, क्या जरूर है कि या ये वाला बल इस वाले बल से अलग होगा क्योंकि बल तो लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन इस वाले बल और इस समय अंतराल का गुणनफल मेरे को क्या देगा संवेग में परिवर्तन देगा। तो मैं इस तरह से इतनी पतली पतली पट्टियां लेता जाऊंगा जिस दौरान बल बदलेगा ही नहीं। तो हर पट्टी का क्षेत्रफल मेरे को क्या देने वाला है संवेग में परिवर्तन देने वाला है। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक में संवेग में परिवर्तन निकालना है तो मैं हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालता जाऊंगा और फिर सबको क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। तो ये सारी पट्टी का जो क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा और ये क्षेत्रफल क्या देगा मेरे को t1 से लेकर t2 तक में संवेग में परिवर्तन। अब याद आएगा थोड़ा
समाकलन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि समाकलन का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आता है तो वहां पर भी अपन ने ये किया था, लेकिन बस वहां पर अपन ने यूं बोला था ये y है और ये x है। वहां पर अपन ने ये बोला था कि आपको क्या करना है, yx वक्र और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है x1 से लेकर x2 तक। तो आप क्या करते थे कि आपको x1 से x2 तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपने क्या किया था, x1 से लेकर x2 तक के भाग को इतने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया था कि उस प्रत्येक पट्टी के दौरान y का मान क्या रहता है, नियत, और y का मान नियत रहने की वजह से हर पट्टी आयताकार बन जाती थी और हर पट्टी आयताकार बन जाती थी तो किसी भी पट्टी में कोई क्षेत्रफल नहीं छूटता था। तो अपन क्या करते थे, इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y1 into dx, इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल y2 into dx, इस पट्टी का क्षेत्रफल y3 into dx। तो इस तरह से हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे। अनंत बार जोड़ने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। आज ये y की जगह f है, ये x की जगह t है, तो ये क्या हो जाएगा, f1 dt, f2 dt, f3 dt। ये f1 dt क्या दे रहा है, संवेग में परिवर्तन, f2 dt क्या दे रहा है, संवेग में परिवर्तन। हर पट्टी का क्षेत्रफल आपको क्या दे रहा है, संवेग में परिवर्तन। तो जब आप इन संवेग में परिवर्तन को जोड़ दोगे तो ये कुल संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, और इनको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का। किसका समाकलन करना है, संवेग में परिवर्तन का समाकलन करना है। तो जब समय अंतराल बहुत अधिक होगा तो डेल्टा बी देकर क्या लिख दिया, dp, और ये dp किसके इक्वल है, f वेक्टर dt। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया समाकलन का, कि समाकलन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, ठीक है। धीरे धीरे समाकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल शॉर्टकट ये समझ लीजिए कि अगर आपको t1 से लेकर t2 तक समय के दौरान संवेग में परिवर्तन निकालना है तो आपको बल का समय के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। बल का समय के सापेक्ष समाकलन दो तरह से कर सकते हैं, एक गणितीय विधि और एक ग्राफ विधि। गणितीय विधि द्वारा आपको करना है तो बल को समय के रूप में लिखना पड़ेगा, सूत्रों की सहायता से समाकलन करना पड़ेगा, और ग्राफीय विधि द्वारा करना है तो बल समय वक्र तथा समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सारी बातें हुई अवकलन समाकलन के हिसाब से। लेकिन वापस मैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आता हूं। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी अपन बल बोलेंगे, बल का मतलब तात्क्षणिक बल से होगा। औसत बल के लिए बाकायदा बोला जाएगा औसत बल, लेकिन जब अपन बल बोलते हैं तो बल का मतलब तात्क्षणिक बल। तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया, dp वेक्टर बाय dt। तो माना किसी क्षण ये बल क्या देगा, किसी क्षण पर देगा। तो माना किसी क्षण वस्तु का किसी क्षण पर m द्रव्यमान की वस्तु का वेग कितना है, v वेक्टर। तो संवेग कितना हो गया, संवेग कितना हो गया, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाएगा। तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया, d by dt into d by dt mv वेक्टर, ठीक है। अब हो सकता है समय के साथ वस्तु का द्रव्यमान भी बदले, समय के साथ वस्तु का वेग भी बदले, अर्थात द्रव्यमान और वेग दोनों समय के साथ बदल रहे तो दोनों समय के फलन हुए। तो जब दोनों समय का फलन हुआ तो जब दो फलन आपस में गुणा हो तो अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, एक को अवकलन के बाहर ले लेते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे को बाहर ले लेते हैं और पहले वाले का अवकलन कर देते हैं। तो ये वाला सूत्र तो तब लगेगा जब समय के साथ द्रव्यमान और वेग दोनों बदल रहे हो। हालांकि सामान्य तौर पर इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इस तरह का उदाहरण कभी कभी देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर रॉकेट की गति, रॉकेट की जो गति है, ये रॉकेट है, इसके अंदर ईंधन भरा होता है। तो रॉकेट चलने के लिए क्या करता है, रॉकेट का फ्यूल बर्न होता है, और जब इसका फ्यूल बर्न होता है तो गैस बाहर निकलती है। रॉकेट गैस को बाहर धक्का मारता है तो गैस रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाती है,
ठीक है ना, और इस बल के कारण रॉकेट चलता है। तो जब रॉकेट पर बल लगा तो रॉकेट का वेग बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान इसके अंदर का जो फ्यूल है वो लगातार बर्न होकर गैस के रूप में बाहर निकलता जा रहा है, तो रॉकेट का द्रव्यमान लगातार बदलता जाएगा। तो इस केस के अंदर रॉकेट का द्रव्यमान भी बदलेगा और रॉकेट का वेग भी बदलेगा। हालांकि इस तरह के उदाहरण आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यदि m और v दोनों समय के साथ बदल रहे हो तो बल लगेगा m dv/dt प्लस v dm/dt। और यदि यदि गति के दौरान वेग नियत हो, मींस द्रव्यमान तो बदल रहा हो वस्तु का लेकिन वेग नियत हो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा उदाहरण है कि जब आप बल लगा रहे हो और वेग तो नियत हो लेकिन द्रव्यमान बदल रहा हो। उदाहरण के तौर पर एस्केलेटर, आप मॉल में बड़ी बड़ी होटल्स में आप जाते हैं तो एस्केलेटर होता है, तो एस्केलेटर लगातार नियत वेग से चलता रहता है। आप उस पर 5 आदमी चढ़ जाओ, चाहे 10 आदमी चढ़ जाओ, चाहे 20 आदमी चढ़ जाओ, और मान लो नीचे 50 आदमी चढ़े और ऊपर 10 आदमी उतर भी गए, फिर नीचे 15 आदमी चढ़ गए, तो द्रव्यमान लगातार बदलता जाता है लेकिन उसका वेग बदलता नहीं। तो भैया लोगों, जब वेग नियत हो और द्रव्यमान बदल रहा हो तो पहली बात वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? शून्य। वेग नियत है तो इसका अवकलन शून्य है, तो उस केस में F वेक्टर बराबर क्या बचेगा? v dm/dt। ये उदाहरण भी बहुत कम देखने को मिलता है कि जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु तो नियत वेग से गति करती हो लेकिन उसका द्रव्यमान बदलता हो। लेकिन अगर ऐसा उदाहरण आता है तो उस केस में जो बल का सूत्र आएगा वो आएगा v dm/dt, अर्थात आपको उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर आपको देखनी पड़ेगी। यहां से भी निकाल सकते थे कि अगर वेग समय का सापेक्ष नियतांक है तो नियतांक को हम अवकलन के बाहर ले लेते हैं और dm/dt। ये दोनों केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस वाले केस में तो वेग और द्रव्यमान दोनों बदल रहे हैं, इस वाले केस में केवल द्रव्यमान बदल रहा है। लेकिन 99.99% केस में जो आपको मिलता है वो ये होता है कि गति के दौरान बल लगने के दौरान द्रव्यमान क्या होता है? नियत होता है। अर्थात मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, और जब द्रव्यमान समय के साथ नहीं बदलेगा तो m का t के सापेक्ष अवकलन 0, तो केवल m dv/dt बचेगा। या यूं बोल सकते हैं अगर m समय के साथ नियत है तो m क्या हो गया? बाहर आ गया। तो F वेक्टर इक्वल टू m dv/dt। मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में यही लागू होता है, और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन आपको क्या देता है? त्वरण। तो बहुत सी बार हम लोग न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को ये ना बोलकर ये बोलते हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, और इस वजह से बहुत सी बार डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में यही लगेगा। तो भैया लोगों एक बात है कि ये वाला सूत्र केवल कब लगेगा? जब द्रव्यमान नियत हो। हालांकि 99.99% केस में द्रव्यमान नियत होता है। तो बच्चे तो अपन F बराबर m into a वेक्टर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है। हाँ, 9-10 लेवल पर अपन इसको बोल देते हैं, लेकिन जब आप 11-12 लेवल पर आ जाते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कुछ केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने जब देख लिया कि गति के दौरान द्रव्यमान नियत है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि उस पर लगने वाला परिणामी बल किसके बराबर होगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। और त्वरण की दिशा ही क्या होगी? बल की दिशा होगी। त्वरण की दिशा ही बल क्या हो जाएगी? बल की दिशा हो जाएगी। गौर फरमाइएगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त यह सूत्र बोले तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण सभी प्रकार के बलों के लिए लागू है। सभी प्रकार के बलों के लिए लागू है। अर्थात यह जो सूत्र है, बस कंडीशन है द्रव्यमान नियत हो, तो द्रव्यमान नियत हो तो यह बल चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, यह बल चाहे विद्युत बल हो,
यह बल चाहे चुंबकीय बल हो, यह बल चाहे घर्षण बल हो, तनाव बल हो, यह सूत्र हमेशा लागू है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ने क्या बोला कि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल, उसने न गुरुत्वाकर्षण बल बोला, न विद्युत बल बोला, न चुंबकीय बल बोला, उसने बोला वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात यह सूत्र सभी प्रकार के बलों के लिए सत्य है। कहना क्या चाह रहा हूं, देखना क्या होगा जब आप गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि m द्रव्यमान की वस्तु है, ये m2 द्रव्यमान की वस्तु है, यह m1 द्रव्यमान की वस्तु इस m2 द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार m1 के कारण m2 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, m1 के कारण m2 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, g m1 m2/r² होगा। तो ये वाला जो सूत्र है वो तभी लागू है जब हम इसके कारण इस पर कौन सा बल देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं। कौन सा बल देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं। लेकिन पता है मैं इस बल को एक और तरह से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जैसे ही m1 की वजह से m2 पर बल लगा तो m2 पर लगने वाला यह बल किसके बराबर होगा, m2 का द्रव्यमान इंटू m2 पर त्वरण, अर्थात g m1 m2/r² को मैं m2 इंटू a2 भी बोल सकता हूं, क्योंकि यह वाला सूत्र तो हमेशा लागू ही है। मैं आप यूं सोचो m1 ने m2 पर बल लगाते इसका वेग बदलेगा, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार m2 पर लगने वाला बल क्या होगा, m2 का द्रव्यमान इंटू m2 पर त्वरण। तो ये बल चाहे कोई सा भी बल हो ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। अर्थात न्यूटन की गति के नियम, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, न्यूटन की गति के नियम तीनों जो नियम है वो सभी प्रकार के बलों के लिए सत्य है। वो किसी पर्टिकुलर बल के लिए बाध्य नहीं है, सभी प्रकार के बलों के लिए सत्य है। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो विद्युत बल हो, चाहे वो चुंबकीय बल हो, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे वो शार्क बल हो, चाहे वो अवमंदन बल हो, चाहे वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो, चाहे वो तनाव बल हो, चाहे वो स्प्रिंग बल हो, कोई सा भी बल हो, ये तो हमेशा लागू होंगे। क्योंकि ये जो नियम है वो किसी पर्टिकुलर बलों के लिए नहीं बोले। हाँ, जब हम गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां गुरुत्वाकर्षण बलों का नियम आएगा, तो वो जो नियम होगा वो पर्टिकुलर गुरुत्वाकर्षण बलों के लिए लगेगा। विद्युत बल पढ़ेंगे तो वहां विद्युत बलों का नियम आएगा, वो पर्टिकुलर विद्युत बलों के लिए लगेगा। लेकिन ये नियम सभी प्रकार के बलों के लिए सत्य है। अर्थात आप कोई सा भी बल देखें यह सूत्र हमेशा लागू होगा, बस कंडीशन है द्रव्यमान नियत है। और अगर आप ये नहीं बोले तो ये तो 110% सब जगह लगेगा, चाहे गति के दौरान द्रव्यमान बदल रहा हो चाहे वेग बदल रहा हो, ये तो हमेशा लागू ही होगा। इसकी केवल एक कंडीशन है, ये तभी लगता है जब द्रव्यमान क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, तो अब अगर आप F वेक्टर बराबर m इंटू a वेक्टर है, तो यदि मैं इस समीकरण को वियोजित कर दूं x दिशा में, तो जब मैं x दिशा में परिणामी बल देखूंगा तो त्वरण भी कौन सी दिशा में देखूंगा, x दिशा में। और जब त्वरण x दिशा में देखूंगा तो x दिशा में त्वरण क्या होगा, इसके x वाले वेग के घटक में परिवर्तन की दर। y दिशा वाला वेग देखूंगा तो y दिशा में त्वरण आएगा, और y दिशा में त्वरण क्या होगा, वायु दिशा वाला जो वेग है उसमें परिवर्तन की दर। तो गौर फरमाइए क्या बल का x दिशा वाला घटक क्या करता है, x वाले वेग को ही परिवर्तित कर रहा है, और y वाला घटक केवल y वाले वेग को ही परिवर्तित कर रहा है। मतलब बल का वह घटक जो वेग के लंबवत है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता। मतलब क्या निकला, x वाला घटक, बल का x वाला घटक y वाले वेग को नहीं बदलेगा, y वाला घटक x वाले वेग को नहीं बदलेगा। मींस किसी भी बल का उसके लंबवत दिशा में जो घटक होगा या बल का उसके लंबवत दिशा में जो वेग होगा उस दिशा में वह वेग परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब क्या निकला, जैसे मान लीजिए ये बल लग रहा है और ये इसका वेग, तो बल, और इस दिशा को x दिशा बोल देते हैं, तो बल का इस दिशा में घटक आया fx, इस दिशा में घटक आया fy।
मैंने वेग वाली दिशा को x वाली दिशा ले लिया, तो पता लगा वेग इस दिशा वाला जो वेग है वो केवल कौन सा बदलेगा, fx। f1 वाला वेग बल का y दिशा वाला घटक, बोले तो बल का वेग के लंबवत दिशा वाला घटक वेग परिवर्तित नहीं करेगा। अर्थात आपको x दिशा वाले वेग में परिवर्तन देखना है तो बल भी कौन सी दिशा में देखना पड़ेगा, x। वेग में परिवर्तन y दिशा में देखना है तो बल भी कौन सा देखना पड़ेगा, y। तो बल का उसके लंबवत दिशा में जो वेग होगा उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो बल का वह घटक जो वेग की दिशा में है केवल यही वेग के परिमाण को बदलेगा, और ये वाला जो बल है यह इस x दिशा वाले वेग को परिवर्तित नहीं करेगा। यह बल केवल y दिशा वाले वेग को ही क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो बल का x दिशा वाला जो घटक है वो केवल x वाले वेग को बदलेगा, और y वाला जो घटक है वो y वाले वेग को ही बदलेगा। अर्थात बल का उसके लंबवत दिशा में x का y दिशा में कोई प्रभाव नहीं आएगा, और y का x वाली दिशा में कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। और एक और बात बता दूं, क्या बता दूं, मैं ये बोलता हूं कि इस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन हो सकता है वस्तु पर एक बल न लगे, वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हो, तो आपको लगने में ये केवल F दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये F क्या है, इस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग। आपको लग रहा है कि एक ही बल है, एक बल है, ये 3 3 4 4 5 5 बल लग रहे हैं, तो इन सबका परिणामी बल क्या आएगा, F आएगा। इन सबका नेट प्रभाव क्या आएगा, F। तो ये जो F है वो सिंगल बल आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बल छुपे हुए हैं, क्योंकि यह परिणामी बल इस पर लगने वाले इन सब बलों का क्या है, सदिश योग है। इन सब बलों का क्या है, सदिश योग है। ठीक है ये बात क्लियर। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपको क्या देगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपको क्या देगा, बल का परिमाण भी देगा, वह बल की दिशा भी देगा। बल के परिमाण और दिशा दोनों के बारे में वो आपको जानकारी देगा। तो प्रथम नियम ने आपको क्या दिया था, केवल बल की परिभाषा को दी थी, और दूसरे नियम ने आपको क्या दिया, परिमाण व दिशा दोनों दी। और यह जो नियम है ये सभी प्रकार के बलों के लिए सत्य है, ये हर चैप्टर के अंदर हर तरह के बलों के अंदर ये लागू होगा। आपको बोला गया कि ये एक धनावेश है, ये एक ऋणावेश है, इसने इस पर बल लगाया तो बल बताओ कितना लगेगा, तो F बराबर F है, ये तो लगेगा ही लगेगा। चाहे इन दोनों, इसके कारण इस पर लगने वाले बल को विद्युत बल बोलेंगे, और जब हम विद्युत बलों के नियम पढ़ेंगे तो इस बल का एक और सूत्र आएगा K/Q1Q2/R²। लेकिन यह वाला सूत्र बल का, यह वाला सूत्र तभी लगेगा जब यह बल कौन सा बल हो, विद्युत बल। लेकिन यह वाला सूत्र हर टाइप के बल के लिए लगेगा, चाहिए विद्युत बल हो, चाहिए चुंबकीय बल हो, चाहिए उन बलों का भी योग हो, उन बलों का सदिश योग हो। ठीक, तो ये वाला सूत्र तो हमेशा लगेगा, लेकिन ये वाला सूत्र तभी लगेगा जब यह बल विद्युत बल हो। लेकिन यह सूत्र तो हमेशा लगेगा चाहे ये विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का सदिश योग हो, अर्थात परिणामी बल हो। तो ये परिणामी बल चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे दुनिया में किसी भी टाइप का फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, परिणामी बल किसी भी प्रकार के बलों का सदिश योग हो, यह तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। ठीक है कि नहीं बात। तो चलो आज इतना सा पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट।